नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी खा रहा है, डिप्रेशन। लेकिन दिक्कत ये है कि इस विषय पर लोग इतनी बात नहीं करना चाहती जितना जरूरी है। शरीर का दर्द सबको दिखता है, लेकिन मन का दर्द कोई नहीं देख पाता। और यही वजह है कि डिप्रेशन को अक्सर लोग आलस, कमजोरी या मूड स्विंग भी समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कई ज़्यादा गहरी है। डिप्रेशन सिर्फ एक उदासी नहीं, ये एक मेडिकल कंडीशन है जो आपके दिमाग की केमिकल्स, सोचने के तरीके, भावनाओं और पूरे जीवन पर असर डालता है। आज के इस वीडियो में हम डिप्रेशन को गहराई से समझेंगे, इसके कारण, लक्षण, इलाज और सबसे ज़रूरी इससे बाहर निकलने के रास्ते। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर डिप्रेशन है क्या। मान लीजिए आपके साथ कोई एक दुखद घटना हुई, जैसे परीक्षा में फेल होना, किसी अपने से बिछड़ जाना या फिर नौकरी खोना। ऐसे समय पर उदास होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर वही उदासी हफ्तों और महीनों तक बनी रहे, अगर आपको सुबह उठने का मन भी ना करे और अगर आपको लगे कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, तो ये साधारण उदासी नहीं है, यह है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक मानसिक रोग है। इसमें इंसान की सोच, उसकी भावनाएं और उसका व्यवहार सब प्रभावित होते हैं। WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। अकेले भारत की बात करें तो यहाँ लगभग 7 में से 1 व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार होता है, लेकिन फिर भी इसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इसे शरीर के रोगों की तरह गंभीर बीमारी नहीं माना जाता। डिप्रेशन को लेकर लोगों के मन में कई गलत धारणाएं बैठी हुई है, जैसे डिप्रेशन तो सिर्फ कमज़ोर लोगों को होता है, डिप्रेशन में सिर्फ लोग उदास रहते हैं, सोच बदलो सब ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन कोई साधारण मूड स्विंग नहीं है कि इंसान चाहे तो तुरंत बदल ले। ये एक दिमाग की बायोलॉजी से जुड़ा हुआ रोग है। ये किसी को भी हो सकता है, जो चाहे शरीर से मजबूत हो, सेलिब्रिटी हो या कोई आम आदमी। इन गलत धारणाओं की वजह से लोग अक्सर मदद लेने में कतराते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। डिप्रेशन को समझने के लिए अब हम दिमाग के अंदर घुसते हैं। हमारा दिमाग लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स से बना हुआ है। ये न्यूरॉन्स आपस में केमिकल्स के जरिए बातचीत करते हैं, और इन केमिकल्स को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इनमें 3 केमिकल्स सबसे इम्पोर्टेंट है: सेरोटोनिन, डोपामीन और नोरएपिनेफ्रिन। सेरोटोनिन हमारे मूड और खुशी को कंट्रोल करता है, डोपामीन हमारे मोटिवेशन और रिवॉर्ड सिस्टम को संभालता है, और नोरएपिनेफ्रिन हमारी बॉडी की ऊर्जा और सतर्कता को बनाए रखता है। जब इन केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ता है तो दिमाग ठीक से काम करना छोड़ देता है, और यही असंतुलन धीरे धीरे हमें डिप्रेशन की ओर ले जाता है। यानी डिप्रेशन सिर्फ दिल टूटने और ज़िंदगी से हारने की कहानी नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग के बायोलॉजिकल सिस्टम की गड़बड़ी है। भारत जैसे देश में डिप्रेशन पर बात करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर लोग मानसिक स्वास्थ्य को लेकर खुलकर बात भी नहीं करते, क्योंकि अगर किसी ने कह दिया कि मुझे डिप्रेशन है, तो समाज उसे तुरंत पागल या कमज़ोर साबित कर देता है। इसी वजह से लोग चुपचाप इसे सहते रहते हैं, और दुख की बात यह है कि हर साल लाखों लोग इस चुप्पी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि इंसान जिंदगी की सारी खुशियों के बावजूद भी अंदर से खालीपन महसूस करता है? क्यों कोई इंसान रोज सुबह बिस्तर से उठने पर संघर्ष करता है, और क्यों कभी कभी बड़ी घटना के बावजूद भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। जैसा कि हमने पहले बताया कि दिमाग के केमिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स का असंतुलन डिप्रेशन में एक बड़ा रोल निभाता है। जब दिमाग में सेरोटोनिन का स्तर कम हो जाता है तो मूड नियंत्रित नहीं हो पाता। इसका असर नींद, भूख और आत्मविश्वास पर पड़ता है। डोपामिन हमें काम करने की प्रेरणा देता है। अगर इसका स्तर कम हो तो इंसान को किसी भी काम में मज़ा नहीं आता, और धीरे धीरे सब बेकार लगने लगता है। हार्मोनल बदलाव खासकर महिलाओं में प्रेगनेंसी, डिलीवरी और मेनोपॉज के समय हार्मोनल असंतुलन डिप्रेशन को जन्म दे देते हैं। थायराइड, डायबिटीज या लंबे समय तक कोई गंभीर शारीरिक बीमारी भी दिमाग को प्रभावित करती है और डिप्रेशन का कारण बन सकती है। यानी कभी कभी डिप्रेशन सिर्फ मानसिक ही नहीं, बल्कि शरीर के अंदर हो रहे बदलाव का नतीजा भी होता है। अब आते हैं इसके दूसरे कारण, जेनेटिकली। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि अगर आपके परिवार में किसी को भी डिप्रेशन का कारण रहा है,
तो आपके अंदर भी इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आपके माता पिता में से किसी एक को डिप्रेशन रहा हो तो आपके अंदर इसका रिस्क 2 गुना बढ़ जाता है। और अगर आपके माता पिता दोनों अगर इससे पीड़ित हो तो रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जेनेटिक फैक्टर गारंटी नहीं है। यानी परिवार में हिस्ट्री होने का मतलब ये नहीं है कि आपको डिप्रेशन जरूर होगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर लाइफ में तनाव या ट्रॉमा आए तो आपके लिए डिप्रेशन में जाने का खतरा दूसरों की तुलना में ज्यादा है। अब हम बात करते हैं मन और सोच से जुड़े कारणों की। हमारा दिमाग केवल केमिकल्स का खेल नहीं है, हमारी सोच, आदतें और अनुभव भी हमें प्रभावित करती है। अगर बचपन में किसी ने मानसिक और शारीरिक हिंसा झेली हो, माता पिता का प्यार न मिला हो या बार बार ताने सुने तो दिमाग की नींव पर गहरा असर पड़ता है। ऐसा बच्चा बड़ा होकर डिप्रेशन का शिकार जरूर बनता है। नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न। कुछ लोग हर चीज को नकारात्मक रूप में सोचते हैं। मैं बेकार हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। ऐसे विचार धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले लेते हैं। लो सेल्फ एस्टीम और परफेक्शनिज्म। जो लोग खुद को कभी अच्छा और पर्याप्त नहीं मानते या हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश में रहते हैं, उन्हें असफलता बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती है और इसका नतीजा डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरी मानसिक बीमारियां। कई बार डिप्रेशन अकेला नहीं आता, यह एंजाइटी, ओसीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स और अन्य रोगों से जुड़ा हुआ होता है। यानी हमारी सोच और मानसिक आदतें डिप्रेशन के लिए एक रास्ता तैयार करती है। इसके अलावा सामाजिक कारण भी है, जिसमें हम बात करेंगे समाज की। हम जिस माहौल में रहते हैं वो भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करता है। इसके अलावा गरीबी और बेरोजगारी। जब इंसान के पास रोजमर्रा की जरूरत की पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन ना हो, नौकरी ना हो या लगातार आर्थिक दबाव हो तो डिप्रेशन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा रिश्तों में तनाव, घरेलू झगड़े, तलाक, पार्टनर का धोखा या परिवार से दूरी, ये सब इंसान को मानसिक रूप से तोड़ देते हैं। इसके अलावा अकेलापन और सोशल मीडिया। भले ही हम सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त बना लें, लेकिन अगर असल जिंदगी में कोई सच में सुनने वाला ना हो तो ये गहरा अकेलापन महसूस कराता है। खासकर आज की डिजिटल दुनिया में कंपैरिजन की वजह से डिप्रेशन और भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा काम में तनाव, लगातार दबाव, टारगेट्स, बॉस की डांट और वर्क लाइफ बैलेंस न होना भी डिप्रेशन के सबसे बड़े कारण है। समाज की आंखों से देखे तो लड़कों से कहा जाता है कि लड़की तो रोते ही नहीं, और लड़कियों से कहा जाता है कि लड़कियां घर की इज्जत होती है। ऐसी सोच इंसान को अपनी भावनाएं दबाने पर मजबूर कर देती है और दबाई हुई भावनाएं ही धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल जाती है। कभी कभी डिप्रेशन अचानक नहीं आता, बल्कि किसी घटना से ट्रिगर होता है। किसी अपने की मौत, ब्रेकअप या तलाक, नौकरी या बिजनेस का खोना, किसी गंभीर बीमारी का पता लगना या सामाजिक अपमान, ये घटनाएं एक तरह से ट्रिगर का काम करती है। अगर अंदर पहले से ही जेनेटिक और मानसिक कमजोरी हो तो ऐसे हादसे डिप्रेशन में बदल जाते हैं। डिप्रेशन के पीछे सिर्फ एक ही कारण नहीं होता, ये बायोलॉजी, जेनेटिक, सोच और समाज सब मिलकर एक जाल बुनते हैं। और यही वजह है कि हर इंसान में डिप्रेशन के अलग अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि जब इंसान डिप्रेशन में जाता है तो इसका असर कहाँ कहाँ होता है? क्या यह एक सिर्फ दिल का दर्द है या फिर शरीर, दिमाग, सोच, रिश्तों और पूरी जिंदगी पर असर पड़ता है? लेकिन सच्चाई यह है कि इसका असर हर जगह होता है। ये बीमारी न सिर्फ दिमाग को बल्कि शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करती है। डिप्रेशन सबसे पहले दिमाग को प्रभावित करता है। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, अगर इसके सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाए तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। सोचने की क्षमता कम हो जाती है, छोटे छोटे निर्णय लेने में भी दिक्कत होने लगती है, जैसे आज खाना क्या बनाऊं या किसे फोन करूं, ऐसी साधारण बातें भी भारी लगने लगती है। अगला असर पड़ता है हमारी याददाश्त पर। रिसर्च बताती है कि डिप्रेशन से पीड़ित लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी कमजोर हो जाती है, उन्हें हाल ही में हुई बातें भी याद नहीं रहती। अगली दिक्कत होती है कंसंट्रेशन की। पढ़ाई, काम या कोई भी काम जो ध्यान मांगता है वो लगभग असंभव लगने लगता है। यानी डिप्रेशन दिमाग के सीपीयू पर सीधा हमला करता है। अगला असर पड़ता है हमारी नींद पर। डिप्रेशन और नींद का रिश्ता बहुत गहरा है। कुछ लोगों को इंसोम्निया हो जाता है, यानी रात भर नींद नहीं आती।
या आती है तो बार बार टूटती है। वहीं कुछ लोग हाइपरसोमिया में चले जाते हैं, यानी दिन रात सिर्फ सोते रहते हैं लेकिन फिर भी थकान महसूस करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिप्रेशन हमारे दिमाग के उस हिस्से को प्रभावित करता है जो स्लीप साइकिल नियंत्रित करता है। इसलिए सोने जागने का नेचुरली पैटर्न बिगड़ जाता है। अगला असर डालता है हमारी भूख और शरीर पर। डिप्रेशन का असर हमारे खाने पीने पर भी होता है। कुछ लोगों की भूख बिल्कुल कम हो जाती है, उन्हें खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और धीरे धीरे उनका वजन कम होने लगता है। यहाँ तक कि भी शरीर में अजीब अजीब प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लगातार थकान, सिर दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, पेट की समस्याएं, यानी डिप्रेशन का असर शरीर को बीमार बना देता है। बड़ी रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल ही क्यों ना दिखे। अगला असर डालता है भावनाओं पर, यानी इमोशंस। डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा असर हमारी भावनाओं पर पड़ता है। इंसान उदासी, निराशा और खालीपन महसूस करता है। उसे लगता है कि जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। कई बार गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है। छोटे छोटे काम भी बोझ लगने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि डिप्रेशन में इंसान खुद को बेकार और बोझ समझने लगता है। यहाँ तक कि उसे लग सकता है कि अगर मैं ना भी रहूं तो किसी को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। यानी डिप्रेशन इंसान की सेल्फ वर्थ को खा जाता है। अगला असर डालता है हमारे व्यवहार और रिश्तों पर। डिप्रेशन इंसान के व्यवहार और रिश्तों को भी बदल देता है। डिप्रेशन इंसान के व्यवहार और रिश्तों को भी बदल देता है। इंसान धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लगता है। दोस्तों और परिवार से दूरी बना लेता है। पार्टनर और बच्चों के साथ समय गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगता है। काम में रुचि खत्म होने लगती है। नतीजा ये होता है कि रिश्तों में गलतफहमियां और दूरियां बढ़ने लगती है। जो लोग डिप्रेशन को नहीं समझते वे पीड़ित आदमी को आलसी, बेजिम्मेदार या अहंकारी मानने लगते हैं और ये गलतफहमियां पीड़ित इंसान को और गहरी डिप्रेशन में धकेल देती है। अगला है आत्महत्या का खतरा। ये डिप्रेशन का सबसे खतरनाक खतरा है। सुसाइड थॉट्स। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर साल लगभग 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं और इनमें से एक बड़ा हिस्सा डिप्रेशन से जूझ रहा है। डिप्रेशन से पीड़ित इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी बेकार है, सब उसके बिना खुश रहेंगे और उसका दर्द कभी खत्म नहीं होगा। और उसकी ये सोच उसको आत्महत्या की तरफ धकेल देती है। इसलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं बल्कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। लेकिन अगला सवाल कि डिप्रेशन को हम कैसे पहचानें? क्योंकि कई बार लोग महीनों और सालों तक डिप्रेशन में रहते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे बीमार हैं। इसके लिए हमें डिप्रेशन के कारणों और इसके असर को समझना होगा। लोग सालों तक इससे जूझते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो सिर्फ उदासी है, थोड़ा मूड खराब है, यह समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब हम जानेंगे डिप्रेशन के लक्षण और उसकी पहचान। लेकिन क्या है डिप्रेशन के लक्षण और उसकी असली पहचान? यानी कौन से संकेत बताते हैं कि ये सामान्य उदासी नहीं बल्कि डिप्रेशन है? सबसे पहला संकेत है इमोशंस, यानी भावनात्मक लक्षण। डिप्रेशन का सबसे पहला असर हमारी भावनाओं पर दिखता है। लगातार उदासी और निराशा, हफ्तों या महीनों तक उदासी महसूस करना, चाहे कोई वजह हो या ना हो। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, गिल्ट और बेकारपन की भावना उत्पन्न हो जाती है। लगातार नकारात्मक विचार आने लगते हैं। उसे लगता है कि उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है और वे दूसरों के किसी काम का भी नहीं है। जैसे कुछ भी अच्छा नहीं होगा, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है और मेरी जिंदगी खराब है। गुस्सा या चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना या अचानक रो देना, यानी भावनाओं का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। अगला लक्षण है शारीरिक लक्षण। अब बात करते हैं शरीर पर दिखने वाले लक्षणों की। नींद की समस्या, या तो नींद आती नहीं या फिर जरूरत से ज्यादा सोना। भूख में बदलाव, लगातार थकान, सिर दर्द, पेट दर्द, शरीर में दर्द। साधारण काम जैसे नहाना, कपड़े पहनना या खाना बनाना भी कठिन लगने लगता है। यानी डिप्रेशन शरीर को भी उतना ही प्रभावित करता है जितने हमारे मन को। अगला लक्षण है व्यवहारिक लक्षण, यानी बिहेवियरल सिम्टम। डिप्रेशन इंसान के व्यवहार को भी बदल देता है। सामाजिक दूरी बना लेना, इंसान धीरे धीरे समाज और परिवार से दूरी बना लेता है। काम और पढ़ाई में रुचि नहीं लगना, पढ़ाई और काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता और परफॉर्मेंस गिरने लगती है। जिम्मेदारियों से बचना, नशे की आदत। कई लोग डिप्रेशन से बचने के लिए शराब, सिगरेट
या ड्रग्स की ओर भागने लगते हैं। आत्मघाती विचार सबसे खतरनाक संकेत, जैसे काश मैं सोकर उठूं ही नहीं, मेरे जीने का कोई भी मतलब नहीं, और अगर मैं ना रहूं तो किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर ऐसे विचार बार बार आने लगे तो ये गंभीर डिप्रेशन के संकेत है। अगला संकेत है डिप्रेशन बनाम सामान्य उदासी। सबसे अहम बात, डिप्रेशन और उदासी में फर्क कैसे करें। साधारण उदासी किसी घटना या स्थिति के कारण हो सकती है और कुछ दिनों में धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन डिप्रेशन हफ्तों या महीनों तक बना रहता है। बिना वजह भी खालीपन और उदासी महसूस होती रहती है। ये नींद, भूख, सोच और रिश्तों पर असर डालता है। इंसान की जिंदगी की जीने की क्षमता को प्रभावित करता है। यानी अगर उदासी अस्थायी है तो ये सामान्य है, लेकिन ये अगर लंबे समय तक बनी रही और जिंदगी के हर हिस्से को प्रभावित करे तो ये डिप्रेशन हो सकता है। अब सवाल ये है कि हमें कब मान लेना चाहिए कि अब हमें एक प्रोफेशनल मदद की ज़रूरत है। अगर उदासी और थकान 2 हफ्तों से भी ज़्यादा लगातार बनी रही, अगर रोज़मर्रा के काम करने में मुश्किलें आ रही है, अगर आपको बार बार नकारात्मक और आत्मघाती विचार आने लग गए हो, अगर रिश्ते और कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हो, अगर रिश्ते और कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो, तो ये एक स्पष्ट संकेत है कि आपको तुरंत किसी डॉक्टर, काउंसलर या मनोवैज्ञानिक की मदद लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा उतना ही बेहतर और रिकवरी तेज होगी। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल, क्या डिप्रेशन का इलाज संभव है? और जवाब है हाँ। डिप्रेशन कोई एक ऐसी बीमारी नहीं है जो इंसान को उम्र भर के लिए कैद कर दे। सही इलाज, सही सपोर्ट और सही समय पर कदम उठाने से कोई भी इंसान इस बीमारी से बाहर आ सकता है। डिप्रेशन का सबसे पहला इलाज है साइकोथेरेपी। डिप्रेशन का सबसे पहला और असरदार इलाज है साइकोथेरेपी, जिसे आम भाषा में काउंसलिंग या टॉक थेरेपी भी कहते हैं। इसमें एक मनोवैज्ञानिक या काउंसलर आपके साथ बैठकर आपकी सोच और भावनाओं को समझता है। साइकोथेरेपी में 2 तरीके सबसे बेस्ट है। पहला है CBT, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें काउंसलर ये सिखाता है कि नकारात्मक विचारों को कैसे चुनौती दें। जैसे अगर आपके मन में विचार आता है कि मैं बेकार हूँ, तो थेरेपिस्ट आपको ये सोच बदलना सिखाएगा और उसकी जगह सकारात्मक सोच बदलने में मदद करेगा। दूसरा है टॉक थेरेपी, यानी सपोर्टिव काउंसलिंग। इसमें मरीज खुलकर अपनी बातें करता है, जो बातें वो अपने परिवार या दोस्तों से नहीं कर पाता। काउंसलर उसे समझाता है, जज नहीं करता और समाधान खोजने में मदद करता है। इसमें कभी कभी ग्रुप थेरेपी भी दी जाती है, यानी सही तरीके से बात करना और सोच को बदलना ही साइकोथेरेपी का मूल। अगला इलाज है मेडिसिन। ये डिप्रेशन का दूसरा अहम तरीका है। इन्हें कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट। अगला है लाइफस्टाइल चेंजेस। डिप्रेशन को हराने में लाइफस्टाइल का रोल बहुत असरदारक है। कई बार छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा फर्क ला देते हैं। डेली एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम करने से दिमाग में एंडोर्फिन निकलते हैं, जो नेचुरली मूड बूस्टर होते हैं। रिसर्च बताती है कि डेली 30 मिनट की वॉक भी डिप्रेशन को काफ़ी हद तक कम कर सकती है। इसके साथ ही अच्छी डाइट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ताजे फल, सब्जियां और प्रोटीन डिप्रेशन से लड़ने में हमारी बहुत मदद करते हैं। जंक फूड, अल्कोहल और अधिक मात्रा में कैफीन लेने से हमेशा बचना चाहिए। इसी के साथ स्लीप हाइजीन, रोजाना एक तय समय पर सोना और उठना, शांत और अंधेरे कमरे में सोना, शांत और अंधेरे कमरे में सोना। इसके साथ ही मेडिटेशन और योग, ध्यान और प्राणायाम मन को शांत करते हैं। ये माइंडफुलनेस सिखाते हैं, यानी वर्तमान में जीना। रोज का एक डेली शेड्यूल बनाओ और उसे फॉलो करो। छोटे छोटे टारगेट्स पूरा करने से हमेशा दिमाग को संतुष्टि मिलती है। रोजाना एक तय समय पर सोना और उठना। सोने से पहले मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। शांत और एकदम अंधेरे कमरे में सोए। यानी शरीर और मन का संतुलन डिप्रेशन से बाहर निकलने की एक कुंजी है। अगला उपाय है सपोर्ट सिस्टम। डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सपोर्ट। परिवार का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट, पार्टनर का सपोर्ट और सपोर्ट ग्रुप। और सबसे अहम बात, कभी भी डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति से ये बातें नहीं कहें कि इतना क्यों सोचते हो, मजबूत बनो, बस पॉजिटिव सोचो। ये बातें कभी भी नहीं कहें, बल्कि ये कहें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी बातें सुनने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ।
ये डिप्रेशन तुम्हें अकेले नहीं झेलना, क्योंकि सपोर्ट ही इंसान को टूटने से बचाता है। अगला तरीका है अल्टरनेटिव अप्रोच। कई बार लोग डिप्रेशन से निकलने के लिए वैकल्पिक तरीकों का सहारा लेते हैं। ये हमेशा मेडिकल इलाज का विकल्प नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें साथ में अपनाया जा सकता है, जैसे योग और आयुर्वेद, आर्ट थेरेपी और म्यूजिक थेरेपी। इसके अलावा पेट थेरेपी और प्रकृति के करीब रहना। ये सभी तरीके दिमाग को रिलैक्स करते हैं और दवाइयों और थेरेपी के असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। आखिर में वे तरीके जो हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को मानसिक रूप से मजबूत बना सकती है। पहला है व्यक्तिगत स्तर पर बचाव। सबसे पहले बात करते हैं कि एक इंसान खुद को कैसे सुरक्षित रख सकता है। हेल्दी लाइफस्टाइल, रोजाना व्यायाम, योग, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। दिन के 10-15 मिनट ध्यान लगाने से दिमाग शांत और संतुलित रहता है। सपोर्ट सिस्टम बनाना, परिवार और दोस्तों से जुड़ाव बनाए रखें। अपने इमोशंस को शेयर जरूर करें। अगला है डिजिटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करना छोड़ें। समय समय पर ऑनलाइन ब्रेक लें। समय समय पर मदद लेना। अगर लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। याद रखिए, जैसे हम शारीरिक बीमारियों से लड़ते हैं, वैसे ही मानसिक बीमारियों से लड़ने के लिए भी हमें ये आदतें बहुत जरूरी है। इसमें अगला है परिवार और समाज की भूमिका। बच्चों के साथ खुला संवाद करना। बच्चों से सिर्फ पढ़ाई और रिजल्ट की ही बात नहीं, बल्कि उनकी इमोशंस की भी बात करें। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। स्कूल और कॉलेजेस में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना। वर्क प्लेस पर मानसिक स्वास्थ्य पॉलिसी। कंपनी अपने कर्मचारियों को मानसिक काउंसलिंग और सपोर्ट करें। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब मानसिक स्वास्थ्य को ही उतना ही महत्व दिया जाएगा जितना शारीरिक स्वास्थ्य को। इसके अलावा नई दवाइयाँ, बेहतर थेरेपी और जेनेटिक लेवल पर स्टडीज डिप्रेशन के इलाज को और नई दिशा में ले जाएगी। हर इंसान को यह समझना होगा कि मन की सफाई और देखभाल उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर की। डिप्रेशन एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इससे बचाव संभव है अगर हम खुद पर ध्यान दें, परिवार और समाज खुलकर बात करें और सरकार एवं संस्थाएं खुलकर सहयोग दें, तो आने वाले समय में मानसिक रूप से और भी मजबूत होंगे। याद रखिए, डिप्रेशन को छुपाना नहीं है, बल्कि समझना और संभालना है। और जब हम सब मिलकर ये काम करेंगे तो एक ऐसी दुनिया बनेगी जहाँ हर इंसान खुलकर जी सके, मुस्कुरा सके और अपने सपनों को साकार कर सके। यही है हमारा भविष्य, यही है हमारी जिम्मेदारी। धन्यवाद।